Hello dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry। और लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर शुरू किया था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पीएसएन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा है। और थर्ड हमने टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ये है एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, अम्ल क्षार शक्ति एवं कठोरता तथा मृदुता। तो इस टॉपिक में यह जानना जरूरी है कि जो कठोरता और मृदुता है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, इसका जो तात्पर्य है वो हार्ड और सॉफ्ट की जो पारस्परिक अभिक्रिया या क्रिया होती है उसके स्टेबिलिटी से है। इसको हम कंफ्यूज ना करें कि यह कोई अम्ल क्षार शक्ति से रिलेट करती है, या हम कह सकते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ से इसको भिन्न समझा जा सकता है। कैसे? एक तो ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो इनहेरेंट एसिड बेस स्ट्रेंथ इज क्वाइट डिस्टिंग्विश्ड फीचर फ्रॉम द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। Hardness, softness pretend to the stability achieved due to hard and soft interaction। तो हार्डनेस सॉफ्टनेस में हम देखते हैं क्या है कि जो इंट्रैक्शंस होते हैं सॉफ्ट और हार्ड से, उससे स्टेबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, स्टेबल कंपाउंड्स कैसे बन सकते हैं। इन पॉइंट्स को समझने के लिए हम यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस बता रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में अगर देखा जाए तो हमने लिया है हाइड्रोक्सिल आयन और फ्लोराइड आयन। ये दोनों ही कठोर क्षार हैं, हार्ड बेस हैं। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड की जो हार्डनेस मान लो, या हाइड्रोक्साइड की जो क्षारता है वो फ्लोराइड आयन के कंपैरिजन में 10⁻13 गुना ज़्यादा होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं ट्राई इथाइल फॉस्फीन एंड सल्फाइड। दोनों ही सॉफ्ट बेसिस हैं, दोनों ही मृदु क्षार हैं, परंतु ट्राई इथाइल फॉस्फीन 10⁻7 टाइम्स स्ट्रॉन्गर बेस है इन कंपेयर टू सल्फाइड। ये किसके साथ हम बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अगर हमें मिथाइल मरकरी के साथ रिएक्शन करानी है ट्राई इथाइल फॉस्फीन और सल्फाइड की, तो उस केस में ट्राई इथाइल फॉस्फीन है ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। अम्ल क्षार की इस पारस्परिक अभिक्रिया को ही हम अम्ल क्षार शक्ति, कठोरता, मृदुता से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं these facts pertaining to inherent strength violate the Pearson principle, hard prefer hard, soft prefer। मतलब ये है कि इस फैक्टर से हम इस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे हैं कि हार्ड हमेशा हार्ड को प्रीफर करेगा और सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट का प्रीफर करेगा। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है सल्फाइड की। अगर हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड से, तो यहाँ पर सल्फाइड है, ये होता है हमारा मृदु क्षार। ये इजीली डिस्प्लेस कर सकता है फ्लोराइड आयन को। ये कैसे डिस्प्लेस कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं जो प्रबल मृदु क्षार है सल्फाइड, वो दुर्बल कठोर क्षार फ्लोराइड आयन को कठोर अम्ल जो कि प्रोटॉन है, हाइड्रोजन प्लस है, इससे डिस्प्लेस कर रहा है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बजाय ये कितने कठोर क्षार हैं या कितने ये कठोर अम्ल हैं, या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये कितने दुर्बल कठोर क्षार हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो ये हमने रिएक्शन की। यहाँ पर जो सल्फाइड आयन है इसने क्या किया, हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन जो कि कठोर अम्ल है उसके साथ इजीली रिएक्शन कर ली, जबकि हाइड्रोजन आयन पहले फ्लोराइड के साथ था। फ्लोराइड यहाँ पर कठोर क्षार था। इसका मतलब मृदु क्षार भी कठोर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसको इससे
डिस्प्लेस करके बताया जा सकता है। इनके जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो होगी 10⁴। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन जो कि हार्ड बेस है, और सेकंड हमने लिया SO3 - 2 सल्फाइड जो कि हमारा सॉफ्ट बेस है। तो इनकी रिएक्शन कैसे होगी? इसकी रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि OH जो कि स्ट्रॉन्ग कठोर क्षार है, वो दुर्बल मृदु क्षार सल्फाइड आयन को CH3HG मिथाइल मरकरी से विस्थापित कर देता है, जो कि हम रिएक्शन में भी देख सकते हैं। तो रिएक्शन के विस्थापन से हमें क्या मिला? जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसने क्या किया, सल्फाइड को अलग कर दिया और मिथाइल मरकरी के साथ अटैच हो गया। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन है ये पहले था सॉफ्ट कॉम्बिनेशन, जिसमें मिथाइल मरकरी का सल्फाइड के साथ कॉम्बिनेशन था। उसके बाद ये सॉफ्ट कॉम्बिनेशन ना रहकर सॉफ्ट हार्ड कॉम्बिनेशन हो गया, जिसकी वैल्यू स्टेबिलिटी वैल्यू के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ये है 10 है। ओके, इस अभिक्रिया में हमें ये पता चलता है कि जो हमने पियर्सन लॉ पढ़ा था कि हार्ड और सॉफ्ट इंट्रैक्शन होते हैं, तो उसके अलावा भी अदर इंट्रैक्शंस पॉसिबल हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं अम्ल क्षार शक्ति एवं कठोरता एवं मृदुता में। इन दीज केसेस स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, कौन कौन से बेसिस हैं? सल्फाइड है, फ्लोराइड है। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सल्फाइड की ज़्यादा है इन कंपैरेटिव टू फ्लोराइड। ऐसा ही अगर हम कंपैरिजन करें हाइड्रोक्सिल आयन और सल्फाइड का, तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो सल्फाइड की कंपैरिजन में उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आर इनफ टू फोर्स द रिएक्शन टू राइट इररिस्पेक्टिव ऑफ हार्ड सॉफ्ट कंसिडरेशन। तो रिएक्शंस हार्ड सॉफ्ट कंसिडरेशन से भी होती हैं, हमेशा ये हार्ड और सॉफ्ट के कॉम्बिनेशन से नहीं होती हैं। If both strength and hardness, softness are applied under competitive condition, then the hard-soft rule will be found to be applicable. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं मिथाइल मरकरी का हाइड्रोक्सिल कंपाउंड यदि हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोक्सिल आयन रिप्लेस हो जाता है सल्फाइड से, और इस अभिक्रिया में वाटर बनता है, और इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो 10⁷ है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की जगह फ्लोराइड लेते हैं तो इस केस में भी फ्लोराइड आयन को रिप्लेस कर दिया जाता है सल्फाइड से, और हमें नेक्स्ट मिलता है मिथाइल मरकरी सल्फाइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। इस केस में हम देख सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है 10⁻3। दोनों ही केस में हाइड्रोक्सिल भी विस्थापित हुआ है और फ्लोराइड भी विस्थापित हुआ है। जैसे कि हमने देखा था कि हाइड्रोक्साइड और फ्लोराइड दोनों ही क्या होते हैं, कठोर क्षार हैं, परंतु हाइड्रोक्सिल आयन है ये ज़्यादा कठोर क्षार है इन कंपेयर टू फ्लोराइड। इसीलिए अगर हमें अम्ल क्षार की पारस्परिक क्रिया पर विचार करना है तो ये आवश्यक है कि हम इनकी प्रबलता एवं कठोरता मृदुता दोनों पर एक साथ विचार करें, क्योंकि कठोर होना और प्रबल होना इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हम एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। अतः इससे हम ये जान सकते हैं कि फ्लोराइड आयन किसी भी अम्ल के प्रति अच्छा क्षार नहीं है, परंतु H+ के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रबल है, इसलिए इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसके साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाया है, जो इसके कठोर व्यवहार के कारण अपेक्षित है। नेक्स्ट, while acid base interaction are considered, one has to account both strength as well as hardness and softness, जो कि हमने अभी कहा था कि अगर हमें एसिड बेस इंट्रैक्शन को कंसीडर करना है तो हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ ये भी देखना होगा कि वो मृदु है या फिर वो कठोर है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं
हम एक टेबल की बात करेंगे जिसमें कि बहुत सारे बेस दिए गए हैं, क्षार दिए गए हैं और उनका मिथाइल मरकरी व प्रोटॉन के प्रति क्षारकता की वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे। प्रोटॉन के लिए डिफरेंट होगी, मिथाइल मरकरी के लिए डिफरेंट होगी और ये हमने डिफरेंट डिफरेंट बेस लिए हैं, तो हम यहाँ पर मिथाइल मरकरी कैटायन के लिए बात करेंगे। ये टेबल हम देख रहे हैं, इसमें हमने बेस लिए हैं फ्लोराइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्सिल, सल्फाइड, सल्फाइड, अमीन, ट्राईथाइल फॉस्फीन और साइनाइड। इनका जो लिंक्ड एटम है इन सब के लिए क्या है? फ्लोराइड आयोडाइड में फ्लोरीन है, आयोडीन है, हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन है, सल्फाइड में सल्फर है, अमीन में नाइट्रोजन है, ट्राईथाइल फॉस्फोरस में फॉस्फोरस है, साइनाइड में कार्बन है। अब जो ये लिंक्ड होते हैं ये एटम मिथाइल मरकरी के साथ में या फिर हाइड्रोजन आयन के साथ में, तो इनके हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ये pKa ये होगा मिथाइल मरकरी के साथ और pKb H आयन के साथ। ये इनकी क्षारकता को बताता है, अलग अलग तरह से किस तरह से ये व्यवहार करेंगी। तो हम देख सकते हैं वैल्यूज़ फ्लोराइड से लेकर साइनाइड की तरफ जैसे ही जाते हैं, इनकी pKa जो एसिडिक वैल्यू है, लॉग एसिडिक वैल्यू, वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। कुछ की कम है, अमोनिया की जैसे कम है, ट्राईथाइल फॉस्फीन और साइनाइड की ज़्यादा है। इसी तरह से pKb वैल्यू, इसका मतलब इनमें वेरिएशन होता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी बेस हैं वो एक जैसा व्यवहार करेंगे। वो कठोर हो सकते हैं परंतु वो प्रबल है या फिर वो दुर्बल हैं, इसके आधार पर उनके जो अटैच होने की या रिएक्शन करने की या रिनाइनों के प्रति जो क्षारकता है वो डिफरेंट हो सकती है। इस टेबल से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? इस टेबल से ये पता चलता है मिथाइल मरकरी आयन और H+ हमने दोनों के साथ ही बताई है इसकी क्षारकता। दोनों ही केस में ये बेस हैं मिथाइल मरकरी और H+, बट अगर हम ट्राईइथाइल फॉस्फीन और सल्फाइड आयन इनकी बात करते हैं तो ये मिलियंस टाइम्स बेटर हैं टुवर्ड्स मिथाइल मरकरी, हैंस बोथ आर कंसीडर टू बी सॉफ्ट बेसिस। तो हम इनको सॉफ्ट बेसिस कंसीडर कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन स्ट्रॉन्ग बेस है, किसके लिए? मिथाइल मरकरी के लिए और हाइड्रोजन के लिए, दोनों के लिए ही स्ट्रॉन्ग बेस है, परंतु इट इज़ मिलियन टाइम बेटर बेस टुवर्ड एसिड H+, हैंस OH आयन इज हार्ड। दोनों के लिए स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये ज़्यादा बेटर बेस किसके लिए होगा? H+ के लिए होगा, क्योंकि OH आयन ये हार्ड बेस है। ओके, फ्लोराइड आयन ये बहुत ही अच्छा बेस नहीं है, ना तो ये मिथाइल मरकरी आयन के लिए अच्छा बेस है, ना ही ये हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए, प्रोटॉन के लिए। परंतु फिर भी अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो लिटिल बेटर टुवर्ड H+ आयन, जो हाइड्रोजन है उसके लिए, हाइड्रोजन प्लस आयन के लिए ये थोड़ा सा बेटर होगा। इट अपीयर्स फ्रॉम इट्स हार्डनेस, इसकी हार्डनेस की वजह से। अभी हमने टेबल में देखा कि प्रोटॉन एवं मिथाइल मरकरी आयन के प्रति ऋणायनों की क्षारकता अलग अलग है। तो इससे ये कह सकते हैं कि अम्लता तथा कठोर मृदु कारक दोनों के ही अपने महत्व हैं और इस महत्व को हम इरविंग विलियम्स श्रृंखला द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, सल्फर किलेट्स हैं, कुछ नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के किलेट्स हैं, इनके द्वारा हम बताना चाहते हैं। इरविंग विलियम्स श्रृंखला में क्या होता है कि बैरियम से कॉपर तक स्थायित्व बढ़ता है और इसका जो स्थायित्व है, जैसे हम देख सकते हैं, ये बेरियम से लेकर कॉपर तक स्थायित्व इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो स्थायित्व इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मुख्य कारण है कि इनकी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। एसिडिटी इंक्रीज़ क्यों हो रही है? इसका मेन रीज़न है कि इनका जो साइज़ है वो कम हो रहा है। जैसे ही हम बैरियम से कॉपर +2 तक जाते हैं तो इनके साइज़ में कमी आती है।
और जितनी भी सॉफ्ट स्पीसीज हैं इस श्रृंखला में वो बाद में आएंगी। क्यों आएंगी बाद में? क्योंकि अधिक संख्या में डी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति वाले आयन ही मृदु होते हैं। और इस तरह के जो लिगेंड हैं इनको बंधन के लिए वरीयता इस क्रम में होती है, ये सल्फर से सबसे पहले बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और नाइट्रोजन के बाद अंत में ये कोशिश करेंगे ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने की। इसी वरीयता के क्रम में हम देखते हैं कि अधिक कठोर क्षारीय मृदा धातु और जो प्रारंभिक संक्रमण धातु आयन है उन लिगेंड के बंधन के लिए यह सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पर सर्वप्रथम बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद होगा नाइट्रोजन के साथ, उसके बाद होगा सल्फर के साथ। तो ये क्रम इसलिए है क्योंकि उनमें डी इलेक्ट्रॉन की या तो अनुपस्थिति होती है या फिर डी इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम संख्या में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस अर्थात सहजीविता। तो सहजीविता को समझाने के लिए यह समझना जरूरी है कि किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु का निश्चित स्वाभाविक गुण नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई परमाणु कठोर या मृदु ही हो सकता है। यदि उस पर कुछ प्रतिस्थापित परमाणु जुड़े हैं तो उनके प्रभाव में उसकी कठोरता व मृदुता में भी फर्क पड़ता है। जैसे कि यदि कोई मृदु ध्रुवणीय प्रतिस्थापी है और वो ऐसे केंद्र पर जुड़ता है जो कि कठोर है, कठोर केंद्र पर जुड़ने के कारण उसकी कठोरता कम हो जाती है। और इसी तरह से अगर मृदु केंद्र से, पहले कठोर केंद्र था, अब अगर मृदु केंद्र है, कोई परमाणु है जो कि मृदु है, सेंट्रल एटम है, और उससे ऐसे कोई प्रतिस्थापित जुड़ते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले होते हैं, तो उनके जुड़ने से जो सेंट्रल एटम था, जो मृदु था, उसकी मृदुता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बोरोन का +3 आयन, यह कठोर एवं मृदु के मध्य में उपस्थित होता है। ये बॉर्डर लाइन है, इसमें पूरी तरह से अम्लीय बोरोन है, बट पूरी तरह से ये कठोर भी नहीं होता है और मृदु भी नहीं होता है। परंतु B+3 आयन में यदि हम कठोर विद्युत ऋणीय फ्लोराइड आयन को जोड़ दें, फ्लोराइड आयन जो कि कठोर हैं उनको जोड़ दें, तो यह बोरोन को कठोर कर देता है और इस तरह से ये कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेगा। फॉर एग्जाम्पल BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसके विपरीत अगर हम B+3 आयन से, बोरोन के +3 आयन से फ्लोराइड की जगह अगर हम हाइड्रोजन आयन जोड़ दें, हाइड्रोजन आयन मृदु विद्युत धनीय होते हैं, इनके जुड़ने से क्या होगा, बोरोन ज़्यादा मृदु हो जाएगा। पहले सीमांत था, अब वो अधिक मृदु हो जाएगा, जिसके कारण BH3 कैसा बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा मृदु लुईस एसिड की तरह। इन दोनों बोरोन अम्लों के कठोरता के अंतर में निम्न उदाहरण हम दे सकते हैं। इन उदाहरणों से यह समझा जा सकता है कि किस तरह से जो बोरोन है वो ना तो कठोर है ना ही मृदु है। इस अभिक्रिया से यह पता चलता है कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड फ्लोराइड आयन को ही वरीयता देगा और बोरोन का जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड है, वो हाइड्रोजन को वरीयता देगा। तो ये रिएक्शन दाईं दिशा में अग्रसर होगी और ये इसकी स्टेबिलिटी को शो करता है। BH3F नेगेटिव का जो सम इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरीनिक अर्थ मीथेन इसी प्रकार से व्यवहार करता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं CF3H और CH3F। यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं CF3 है, ये फ्लोराइड आयन को वरीयता देना है इसको, और जो CH3F है यह वरीयता देना चाहेगा हाइड्रोजन आयन को। तो ये रिएक्शन दाईं तरफ कंप्लीट होगी, स्टेबिलिटी होगी इस रिएक्शन की, और टेट्राफ्लोरोकार्बन और मीथेन एक स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। इसी प्रकार such tendency of fluoride ion or hydride ion to favor further coordination by fourth fluoride and hydrogen ion has been termed symbiosis. ये
जॉनसन ने 1964 में दिया। ये किसके लिए है? फॉर सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट स्पीसीज विद ए सेंटर ऑलरेडी हैविंग सॉफ्ट लिगेंड और वाइस वर्सा। और हम ये कह सकते हैं कि जो मृदु लिगेंड कि उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से ही मृदु लिगेंड हो। जिस केंद्र पर पहले से मृदु लिगेंड है वहाँ पर और मृदु लिगेंड इजीली जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार कठोर लिगेंड के भी उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति होगी जहाँ पर पहले से ही कठोर लिगेंड जुड़े हुए हैं। इस प्रवृत्ति को जॉर्गनसन ने बताया 1964 में और इसी को ही सहजीविता कहा गया। तो यह बताया गया कि जो सेंट्रल परमाणु है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, उससे जो लिगेंड जुड़े हैं वो सॉफ्ट है या हार्ड है, तो उन्हीं के बेसिस पे जो नए लिगेंड आएंगे उनका एडिशन होता है। लिगेंड जितने मात्रा में कठोर होंगे उतने ही अधिक कठोर लिगेंड ऐड होंगे और अगर सॉफ्ट होंगे तो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट ऐड होंगे। यहाँ पर ये हमने सिम्बायोसिस टॉपिक कंप्लीट किया है।